सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज जो हम चैप्टर लेके चल रहे हैं वो है सर्किल। अभी तक आपने 6 चैप्टर देख लिए हैं। 6 चैप्टर में से पहला देखा है एपी क्या होता है, दूसरा हमने देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री देखा था, फिर ट्रिग्नोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस देखा था, देन उसके बाद ट्रायंगल देखा था। तो इस तरह से हमने 6 चैप्टर, 3 2 5, 5 ही हुआ है, 5 या 6 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं। शायद 6 हुआ है, एक कोई मिस हो रहा है, तो आप देख सकते हैं चैनल में जाके। जो भी नहीं देखे हैं चैनल में जाके वहां पे देख लेंगे। तो 5 या 6 चैप्टर अभी तक हो गया है। आज हम सर्किल लेके चल रहे हैं। तो सर्किल भी जैसे ही सारे चैप्टर चल रहे थे इसी तरह से वो भी चले गए। 2 वीडियोस आएंगे एक चैप्टर के, आ ही रहे हैं। पर डे एक वीडियो अपलोड हो रहा है। वीडियो 8 PM यानी रात में अपलोड हो रहा है। 8 PM को डेली अपलोड हो रहा है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। सर्किल में पहले देखेंगे बेसिक टर्म्स, कुछ देखेंगे सर्किल से रिलेटेड, जैसे रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इसको देखेंगे। देन यहाँ से शुरू होगा आपका मेन चैप्टर कि टेंजेंट क्या होते हैं किसी सर्किल के, फिर उससे रिलेटेड सवाल लगाएंगे। देन उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये पढ़ेंगे। इतना आपके सिलेबस में है। यहाँ से मेन सिलेबस शुरू होता है। तो आज हम ये 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, अगला जो है फिर इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें थोड़े सवाल ज़्यादा लगाएंगे, ढेर सारे सवाल लगाएंगे, और फिर ये चैप्टर जाके खत्म होगा। तो सर्किल हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सर्किल, देखिए सर्किल होता क्या है। पहली बात तो इसको डिफाइन करना है कि सर्किल को अगर पूछा जाए कि डिफाइन करिए तो कैसे करेंगे आप। सर्किल को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं, देखिए ये बीच में क्या है, इसको बोलते हैं सेंटर, और ये साइड साइड वाला इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अभी सब कुछ बताएंगे एकदम डिटेल में। लेकिन अगर इसको पूछा जाए डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं इन अ प्लेन लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कह सकते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्किल। ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसी एक फिक्स बिंदु से, किसी एक नियत बिंदु से उन तमाम बिंदुओं का बिंदुपथ जो हमेशा इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से समान दूरी पर रहते हैं। ये यहाँ से अगर ये निश्चित डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा वही डिस्टेंस रहेगी। यहाँ आएंगे तो भी वही रहेगी, वहाँ आएंगे तो भी वही रहेगी। तो इसका पूरा लोकस, यानी ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट, यानी यह फिक्स पॉइंट इज इन अ प्लेन, ये कहना जरूरी है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान बिंदुओं का बिंदुपथ, वो क्या कहलाता है, वो सर्किल कहलाता है। तो यहाँ से सर्किल की डिफिनेशन आप जो है एकदम स्पष्ट तौर पर याद करेंगे। हालांकि डिफिनेशन पेपर में नहीं आएगी, लेकिन डिफिनेशन आपको आना चाहिए। तो ये तो सर्किल हो गया। अब देखिए सर्किल में क्या क्या होता है। सर्किल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अब सेंटर से जो ये जो बीच में होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर। यहाँ से हम बना दे रहे हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर। अगर ओ नाम दें, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये जो गोला गोला आपको दिख रहा है, राउंड राउंड, ये ऐसे, इसको बोलते हैं सर्किमफेरेंस। सर्किमफेरेंस। दो चीज समझ में आई, सेंटर क्या होता है, सर्किमफेरेंस क्या होता है। सेंटर वही फिक्स पॉइंट होता है जहां से हम इसको पूरा जो है ये डिस्टेंस को, जहां से समान दूरी रखते हुए ये गोला बनाते हैं, तो वो सेंटर कहलाता है। और ये समान दूरी के ये जो घेरा बन रहा है, गोला जिसको कह सकते हैं, तो वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। दो चीजें समझ में आई। अब देखिए इसमें रेडियस क्या होता है। जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है। अभी हम बता के आए हैं। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, ये सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, यहाँ भी मिला सकते हैं। तो हर जगह क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर से सर्कमफेरेंस हर जगह उतनी ही है, उसको बोलते हैं हम रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस। रेडियस के लिए क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑन द
सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस और कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड, कॉर्ड के लिए देखिए, अगर ये कोई सर्किल है तो सर्कमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये सर्कमफ्रेंस पर अगर हम कोई पॉइंट लें पी क्यों, ये हमारा सेंटर यहाँ है, तो सर्कमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड। ये कही जाएगी कॉर्ड। ये आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये बेसिक जो टर्म है छोटे छोटे, ये आपको आने चाहिए सर्किल से रिलेटेड। इतना आप समझ पा रहे हैं? तो कॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखें, कॉर्ड बहुत सारी बन सकती है किसी भी सर्किल में। एक कॉर्ड ये भी बन सकती है, अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इससे बड़ी बनेगी, इससे ऊपर जाएंगे तो इससे बड़ी बनेगी। ये मान लीजिए यहाँ सेंटर है, एक कॉर्ड ऐसी भी होगी जो सेंटर से होके जाएगी, ये सेंटर से होके जाएगी, वो सर्किल को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये दो बराबर भागों में बांट देगी, तो इसको बोलेंगे सेमी सर्किल। सेमी सर्किल दो बराबर भागों में बांट दी रही ना, तो ऐसी कॉर्ड जो सर्किल को दो बराबर भागों में बांटे उसको बोलते हैं डायामीटर। इसका नाम पड़ेगा डायामीटर। क्या कहेंगे इसको? डायामीटर कहेंगे। डायामीटर हमेशा सेंटर से पास करेगा और वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, इसको लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर भी एक कॉर्ड ही है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट है, तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी उसको डायामीटर कहेंगे। और डायामीटर जो है सर्किल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, और फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट कैसे कैसे सर्कमफ्रेंस को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कैसे मिल रही है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या समझना है, सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। जैसे दो सर्किल आपको दिख रहे हैं, इसका सेंटर अगर हम मान लें O है, इसका भी सेंटर अगर हम मान लें O है, तो कोई भी लाइन, सर्किल में कोई भी लाइन अगर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो जो बड़ा पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेजर पार्ट और इसको बोलेंगे माइनर पार्ट। जो छोटा होगा उसको बोलेंगे माइनर पार्ट। सेगमेंट कब कहा जाएगा? जब कोई कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसमें रेडियस इंक्लूडेड नहीं है। अगर रेडियस इंक्लूडेड नहीं है इसमें तो उसको बोलेंगे सेगमेंट। तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि अगर उसमें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे ये कॉर्ड है, इसको दो बराबर भागों में देखिए बांट रहा है ना सर्किल को, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला पार्ट है तो इसको बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला हिस्सा है तो इसको बोल रहे हैं माइनर सेगमेंट। इसी तरह से सेक्टर क्या होता है? तो ये सेगमेंट कहलाएगा। अब इसी तरह से सेक्टर क्या होता है, अगर सर्किल इसमें भी देखिए दो पार्ट में बट रहा है, एक ये ऊपर वाला हिस्सा, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, ये कुछ इस तरह से है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह से कुछ है, ये ऐसे है, ये एक पार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा इसे निकाल लें, बाहर कर लें, तो ये ऐसे है, दिख रहा है, यही चीज है। इसमें भी देखिए दो पार्ट में बट रहा है सर्किल, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है। तो रेडियस के थ्रू देखिए दो पार्ट में बट रहा है, एक ये वाला छोटा सा और ये एक ये बड़ा वाला, तो इसको भी मेजर पोर्शन बोलेंगे और इसको बोलेंगे माइनर, इसको बोलेंगे माइनर, क्योंकि अब इसमें जो है रेडियस के इन्वॉल्वमेंट है तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट नहीं, मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर, और ये होगा माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है? तो सेक्टर कब बनेगा, सेगमेंट कब बनेगा? जब लाइन, केवल लाइन में रेडियस के इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, अगर दो पार्ट में बट रहा है सर्किल, एक छोटा एक बड़ा, तो मेजर सेगमेंट एक कहा जाएगा, एक कहा जाएगा माइनर सेगमेंट। और अगर दो पार्ट में सर्किल बट रहा है, उसमें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोलेंगे और छोटे वाले को माइनर सेक्टर बोलेंगे। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेगमेंट किसको कहेंगे, सेक्टर किसको कहेंगे। इसमें जब आगे क्या है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि टेंजेंट क्या होता है, किसी सर्किल की टेंजेंट क्या होता है। सर्किल का हमने बेसिक सब कुछ देख लिया, सर्किल क्या होता है,
उसको डिफाइन भी कर दिया, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम लगाएंगे मेन चैप्टर, टेंजेंट क्या होता है किसी सर्किल का। मान लीजिए ये कोई सर्किल है। अब आप ध्यान से देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहते हैं। एक सर्किल ऐसे ले लीजिए, एक सर्किल ऐसे ले लीजिए। सर्किल और लाइन के बीच का अगर आप रिलेशन समझ पाए तो आप टेंजेंट समझ जाएंगे। एक सर्किल और एक लाइन हम लेंगे। एक सर्किल मान लीजिए ये है, एक लाइन ये है। कंडीशन ये हो सकता है सर्किल और लाइन के बीच, लाइन सर्किल से काफी दूर है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि लाइन जो है सर्किल के आर पार हो रही है, लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर कट कर रही है, ये ऐसे चली जा रही है। एक ये हो सकता है कि लाइन जो है बिल्कुल ऐसे जाए, इसको ऐसे टच करती हुई वैसे निकल जाए ये लाइन। तो ये तीन ही केस बनेंगे, इसके अलावा आप कोई केस बना नहीं पाएंगे। दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया। तीन केस बन रहे हैं। पहले में लाइन और सर्किल दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है। दूसरे में क्या है, लाइन जो है सर्किल को कट करते हुए जा रही है, दो पॉइंट पर कट कर रही है। तीसरे में ये है कि लाइन जो है सर्किल को एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है, ये यहाँ पे ऐसे टच करती हुई निकल जा रही है बस। इसी तीसरे को, इसी को बोलते हैं टेंजेंट, यानी वह लाइन जो किसी सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करे, किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाए, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। ये कहलाएगी टेंजेंट। इसमें यही टेंजेंट बनेगी। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सीकेंट। सीकेंट इसका नाम होगा। अगर कोई लाइन सर्किल को दो बराबर भागों में बांट, दो पॉइंट्स पर कट कर रही, दो बराबर भागों में नहीं, दो पॉइंट पर अगर कट कर रही है सर्किल के, तो उसको बोलते हैं सीकेंट। इस लाइन का नाम होगा सीकेंट। और अगर एक पॉइंट पर टच कर रही है तो इसका नाम होगा टेंजेंट। इसको कोई नाम नहीं देंगे। ये लाइन अलग है, सर्किल अलग है, इसमें बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो दो केस यही है, तो इसको याद रखना है। इसका नाम सीकेंट होता है, इसका नाम टेंजेंट होता है। इसी के बारे में सारी चर्चा हमारी इस चैप्टर में इसी टेंजेंट के बारे में होगी कि टेंजेंट को कैसे कैसे, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका जो है फिर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कितने सारे टेंजेंट्स खींच सकते हैं किसी पॉइंट से। तो अभी हम देखेंगे चैप्टर में बहुत सारे। तो टेंजेंट समझ में आपको आना चाहिए कि टेंजेंट क्या है। टेंजेंट किसी सर्किल पर कोई लाइन जब किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। इतना आपको समझ में आया कि टेंजेंट क्या होता है। अब अगर पूछे जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो मान लीजिए ये कोई सर्किल है, यहां से कोई लाइन खींची जा रही, लाइन यानी कि टेंजेंट खींची जा रही, इसके जो ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल जा रही, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। मान लीजिए यहां से खींची गई है, ये ए बी है, यहाँ इसको कहाँ टच कर रही है, मान लीजिए यहाँ पी पर टच कर रही है, इसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो एपी होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होगा एपी, यानी उस पॉइंट से जहां से खींची जा रही है और जहां पे टच कर रही है वहां तक की दूरी को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। एपी क्या होगी इसकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, जिस पॉइंट से खींची जा रही है और जिस पॉइंट पर टच कर रही है वहां के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये कही जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी एपी क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। मान लीजिए ये सेंटर इसका ओ है। तो ये यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। अब इसी पे हम थोड़े थोड़े सवाल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा प्रूफ करेंगे। प्रूफ ये है कि इसकी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट में कि अगर कोई सर्किल है, अगर कोई सर्किल है उस पर कोई टेंजेंट खींची जा रही है, तो उसका सेंटर से उस टेंजेंट को, यानी सेंटर से उस टेंजेंट पर अगर जहां पे टच कर रही है पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम एक तरह से है, कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर सर्किल ये है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, तो अगर उसको जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां से सेंटर को मिलाओ तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कह सकते हैं, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा
90 डिग्री का एंगल बनेगा। यही कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होगा वो हमेशा 90 होगा। सिंपल यही कह रहा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होगा। ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा हमको इसमें ध्यान देना है। प्रूव इसका एकदम आसान है, बस ध्यान से आप लोग देखिए। बस हम इसी को लेके चल रहे हैं, डायग्राम यही लेके चल रहे हैं। नाम थोड़ा सा दे देते हैं, ओ यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए ये बी है। हालांकि इसका डायग्राम बना होगा, बना तो है, यही शुरू कर देते हैं। इसको मान लीजिए क्यू है, ठीक है। प्रूव हम ये करेंगे। प्रूव करने के लिए हम ओ को ये क्यू पर कोई पॉइंट यहाँ मानेंगे, यानी ए बी पर कोई पॉइंट क्यू मानेंगे, ओ को क्यू से मिला देंगे। इतना आप कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन में इतना करना है। ओ को एक बार तो यहाँ से मिलाइए, इसको कुछ मान लीजिए पी, यानी जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो पी, और एक इसके बाहर कोई पॉइंट ले लीजिए, पी के अलावा कोई पॉइंट ले लीजिए इसी लाइन पर ए बी पर। यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। इसी को अब लिख सकते हैं। देखिए अब प्रूव हम शुरू कर रहे हैं कि लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट, मान लीजिए ये अगर हम ओ क्यू मिलाएंगे तो ये सर्किल पर कहीं ना कहीं तो कटेगा। मान लीजिए आर, लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट आर, ये लिख सकते हैं। अगर आर पर इसको टच कर रहा है तो देखिए ओ से आर तक तो रेडियस हो जाएगी, आप इतना मान रहे हैं, ओ से आर तक तो रेडियस हो जाएगी, और वो ओपी भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं, ओपी इक्वल टू ओ आर लिखा जा सकता है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस तो बराबर ही होगी, यहाँ से लिखा जा सकता है। अब देखिए ओ क्यू को ध्यान से देखिए, ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं ओ आर प्लस आर क्यू, लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि यही पूरे को जो है दो बार में जोड़ दिए हैं, ओ क्यू यानी आर और आर क्यू, यानी ओ आर और आर क्यू जोड़ देंगे तो ओ क्यू आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगी, इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगी कि ओ क्यू जो है ये बड़ा है किससे, ओ आर से। ओ क्यू हमेशा ओ आर से बड़ा होगा। ये डायग्राम में भी दिख रहा है, कहाँ से, ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा। ओ क्यू बड़ा है, ओ आर छोटा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ओ आर छोटा होगा, उसी को हम घुमा फिरा के लिख रहे हैं, ओ आर छोटा होगा, बस समझने के लिए। या चाहे तो इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखिए। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब आपको समझने वाली चीज है। समझना ये है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है और यहाँ कोई पॉइंट है, तो लाइन और पॉइंट के बीच अगर हम कहें कि इसमें सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, इसको अगर यहाँ से मिलाएं, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, किसी भी तरह से मिला सकते हैं इस लाइन को इस पॉइंट से। अब यहाँ समझना है, तो जो सबसे छोटी दूरी होगी वो कौन सी होगी, सबसे छोटी दूरी वही होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, वही सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होगी। ये आप लोग मानते हैं। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस, उसी को हम लिख रहे हैं, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज, वो कौन सी होती है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम जानते हैं कि P एक ऐसा पॉइंट है, P ही एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल पर भी है और इस लाइन पर भी है। यानी वो टेंजेंट इसीलिए है क्योंकि वो सर्किल पर भी है और लाइन पर भी है। ये एक इकलौता पॉइंट है। अगर P के अलावा हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस लाइन पर तो होगा, यानी इस लाइन पर टेंजेंट पर तो होगा, लेकिन वो सर्किल पर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा कोई भी अगर लाइन जोड़ेंगे, चाहे हम ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, कोई भी लाइन जोड़ेंगे तो वो शॉर्टर यानी सबसे छोटी नहीं होगी, वो इससे तो बड़ी होगी, यानी ओपी से तो बड़ी होगी। और अगर ओपी से वो बड़ी होगी तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। सबसे छोटी ओपी है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी। शॉर्टर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है इसके
ए बी के या फिर पी क्यू के, ए बी के, ये हम लिख सकते हैं। बस यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसमें लिखना बहुत नहीं था, इसमें केवल एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी, वो ये वाली कि किसी पॉइंट से लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डालना है तो डिस्टेंस जो होगी, जो सबसे शॉर्टर होगी, वही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। बस अगर इतनी सी आपको समझ है तो ये सब आप कर लेंगे। 3-4 लाइन की सवाल है, बस थ्योरम पूरी तरह से प्रूव हो जाएगी। देखिए, एक थ्योरम पे कई सारे सवाल आज लगाएंगे, देन उसके बाद हम कल वाले वीडियो में पूरा ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो अब देखिए, सवाल इस पे लगाना शुरू करेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे पहला सवाल कह रहा है, कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through a center O at a point Q such that PQ equal to 12, find the length of OQ। कह रहा है कि एक सर्किल है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट खींचा जा रहा है PQ, मान लीजिए ये टेंजेंट खींचा जा रहा है, टेंजेंट खींचा जा रहा है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल। तो P जो है ना, वो सर्किल का पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, ऑफ सर्किल। तो यानी टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट है P। आप रेडियस 5, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 5, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जानते हैं हम, अभी प्रूव करके आए हैं। रेडियस 5 होगी, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, यानी वो लाइन को सेंटर O पर, इस लाइन से मिल रही है एट पॉइंट Q, हाँ Q पर, सच दैट PQ इक्वल टू 12, यानी ये 12 है और ये हमको निकालना है। ये सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या लिखा जा सकता है? OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिखा जा सकता है आराम से। OP क्या है? रेडियस है, यानी 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। इतना तो आपको ट्रिपलेट भी याद होगा। इसको करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस 1 4 4, तो OQ इक्वल टू कितना आएगा? √169 या 13, तो ये 13 आएगा। ये इसका आंसर है। तो एक छोटा सा सवाल था, तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ये लिखने का तरीका है, आप अगर पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक तौर पर आप लिखेंगे। बाकी निकालने का तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 5, 12 और 13 की ट्रिपलेट होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 5 था, ये 12 था, आपने डायग्राम बनाया, तुरंत आपने कह दिया ये 13 है। लेकिन पेपर में अगर आएगा तो आपको ऐसे करना है। इसी तरह से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, सर्किल की रेडियस निकालना है। दिया क्या है हमको? इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इफ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। यानी सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी बनी? ये वाली बनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसको नाम कुछ दे सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए पी क्यू, इसको ओ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन बना? लेंथ ऑफ टेंजेंट बना पी क्यू, यानी हमको पी क्यू निकालना है। रेडियस इसकी दिया है, रेडियस नहीं, रेडियस निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 दिया है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है 24। ध्यान से आप सवाल अगर पढ़ेंगे तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से? सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर, दूर से कितना है? 24 है, ये कह रहा। इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ भी सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल OPQ में। OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, OQ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? OQ स्क्वायर इक्वल टू होगा OP का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। OP के स्क्वायर कितना है? यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 625 25 में 600 और ये कितना है 576। आई थिंक सही हमने लिखा है। 1 15 में से 6 यहाँ 9 आएगा। हाँ ठीक है 9 और यहाँ 11 7 4। हाँ अब ये ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू कितना आया ओ क्यू इक्वल टू 7 आ गया। ये है आंसर। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं इसमें, बहुत बड़े सवाल नहीं है। हाँ बड़े सवाल थोड़े से बनेंगे इसमें, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा तब। जैसे अब अगला सवाल है, कह रहा है कि इफ पी क्यू इज ए टेंजेंट टू अ सर्किल। हम सवाल पढ़ेंगे और उसको बनाते चलेंगे। कह रहा है कि पी क्यू क्या है, किसी सर्किल की टेंजेंट है। ऐसे हम बनाएंगे पी क्यू टेंजेंट है सर्किल की विद सेंटर ओ रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट पी क्यू ओ रेडियस कितना है रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रेडियस 6 सेंटीमीटर ओ ये है। कह रहा है कि पी क्यू ओ देखिए ये 90 हो गया और कह रहा है कि पी क्यू ओ 60 है और कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड द लाइन ओ क्यू। लेंथ हाँ पूछा है, इसको ऐसे मिलाएंगे। थोड़ा सा नाम इसमें देखना पड़ेगा। पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू चलिए टेंजेंट है। तो पी यहाँ भी कर सकते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट एंगल पी क्यू ओ 60। देन देखिए इसमें दो तरह से, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं पी क्यू। तो एंगल क्या रहा है पी क्यू ओ। ऐसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि पी क्यू ओ दिया है। ओ तो देखिए सेंटर हो गया ना, तो ये तो 90 है ना पी क्यू ओ, तो ये पी यहाँ आएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा पी कहाँ आएगा क्यू कहाँ आएगा, ये आएगा। और एंगल पी क्यू ओ 60 दिया है, तो यानी ये 60 दिया है, तब ये सवाल सही बनेगा। अब 60 दिया है, पूछा क्या है पी क्यू और ओ क्यू पूछा है, यानी पी क्यू और ओ क्यू ये पूछा है। दिया कितना है दिया है हमको केवल ये। एक तरह से देखा जाए तो 60 के सामने ये परपेंडिकुलर दिया है, तो अगर हम इसमें साइन लगाएं साइन 60, यहाँ आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। साइन 60 इक्वल टू कितना होगा साइन 60 बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, यानी ओ पी अपान ओ क्यू। ओ पी कितना है 6 अपान ओ क्यू। साइन 60 कितना होता है √3/2 6 अपान ओ क्यू। तो यहाँ से ओ क्यू इक्वल टू कितना आएगा ओ क्यू इक्वल टू आएगा यहाँ से अगर आप करेंगे ओ क्यू इक्वल टू 6 अपान √3 12, यानी 12 अपान √3 ये आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 4√3 ये आएगा। ये आंसर है इसका 4√3 क्या आया ओ क्यू 4√3। इसी तरह से आप इसमें क्या क्या लगा देंगे cos 60 लगा देंगे। cos 60 क्या होता है cos 60 होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आधार है पी क्यू, कर्ण कितना है 4√3 अभी हम निकाल के आए हैं। तो cos 60 कितना होगा 1/2 इक्वल टू पी क्यू अपान 4√3। इस तरह से पी क्यू अगर निकालेंगे पी क्यू आएगा 4√3 अपान 2 यानी 2√3। ये आंसर आएगा। ये कितना आया 2√3। इस तरह से हम सारे इसमें के सवालों के आंसर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हमने निकाला। हमने सिर्फ सिंपल केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया था। वो 60 के लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए थे पिछली वीडियो में, जो ट्रायंगल की हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वहां जब कराए थे, तो वहां से आपको याद होनी चाहिए। चौथा सवाल देखिए इसमें क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर AT इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर O such that OT equal to 4 OTA equal to 30 फाइंड द लेंथ ऑफ AT। ध्यान से देखेंगे डायग्राम को। कह रहा है कि AT टेंजेंट है, तो A यहाँ है A से T ये टेंजेंट है दिख रहा है विथ सेंटर O सच दैट OT इक्वल टू 4 इसमें दिया भी है OT ये 30 है। हाँ सब कुछ दिया है, इसको इससे मिला दीजिए ये 90 बनेगा। बनेगा क्या निकालना है AT निकालना है।
सेम अभी जैसे हम करके आए हैं पीछे वही सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इस्तेमाल करना है, 80 निकालना है। तो 80 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ cos 30 लगाएंगे सीधे सीधे। cos 30 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ कितना है 80 है, हाइपोटेनस क्या है 40 है। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। 80 हमको निकालना है, OT दिया है और बस हो गया, 2 2 जा 4, 80 इक्वल टू 2√3। बस 2 लाइन का सवाल है, बस 2√3, बस यही हमको निकालना था। ये निकल गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सवाल कैसे आया है। ये सवाल है, हमको लगता है ये आखिरी सवाल है। अब इसमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालना है, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। तो ये डायग्राम अगर दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये टेंजेंट है, ए बी क्या है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का एंगल होता है, अभी हम प्रूव करके आए हैं एक थ्योरम के थ्रू कि 90 होता है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, आप ही लोग बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो बचा कितना 60 बचा। 9 3 12 120 और 60, ये 60 बचा। अगर ये 60 बचा तो ये कितना होगा, ये लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं, एक रेखीय युग्म बना रहा है। तो ये 60 है, तो ये पूरा 120 होगा। ये 120 यानी x बराबर पहले में कितना आएगा 120। दूसरे में देख सकते हैं, दूसरे में ये x है, ये y है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 90 बनेगा। कितना आप लोग सहमत हैं। अगर इसको देखिए, ये कितना बनेगा, ये 180 माइनस एक्स बनेगा। लीनियर पेयर बना रहा है, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। ये कितना बनेगा 180 माइनस वाई बनेगा। अगर इन तीनों को जोड़ें तो 180 के बराबर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं, तो पहले 90 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई, ये बराबर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। अगर आना चाहिए तो 180 से 180 देखिए कट गया, बचा कितना, तो ये 270 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 270। क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दीजिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 270। यही हमसे पूछा था, पूरा एक्स प्लस वाई, अलग अलग नहीं पूछा था। तो हम पूरा जवाब दे सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 270 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आज का आखिरी सवाल था, ये आज का लास्ट सवाल था। तो आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा सर्किल के बारे में देखा, सर्किल के बेसिक्स हमने क्लियर करे, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है ये हमने देखा। उसके बाद हमने टेंजेंट पढ़ा, इसमें टेंजेंट से रिलेटेड एक थ्योरम हमने देखा। थ्योरम क्या थी, एक सर्किल के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से किसी लाइन के टेंजेंट पर, यानी लाइन टेंजेंट जहां सर्किल को टच कर रही है उसको रेडियस से मिलाने पर उनके बीच का एंगल 90 बनता है। या इसको सिंपल आसान लैंग्वेज में कहें कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 होता है। ये थ्योरम थी, इसको हमने थ्योरम के थ्रू प्रूव कर लिया। देन हमने 5-6 सवाल इसमें लगाए, अच्छे अच्छे सवाल जो है, जो पेपर के लिहाज से ठीक ठाक थे, तो वो हमने सवाल इसमें लगा लिए हैं। तो अगर आपको जहां भी कहीं समस्या आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि थोड़ा सा चैनल अभी नया है। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर जरूर करिए लोगों के बीच में, जो है जो भी आपके साथ के हों उसको शेयर करिए वीडियोस को। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।